सो प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग को डिस्कस किया हुआ था। उसी के कंटिन्यूएशन में आज कुछ टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द आंसर राइटिंग पार्ट, तो आंसर इज प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक होता है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है मेन बॉडी, एंड थर्ड इज कंक्लूजन, या जिसको हम कहते हैं वे फॉरवर्ड। ठीक है, ये आंसर के कुछ यहां पर एस्पेक्ट्स आपको समझने हैं। शुरुआत हम करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, फिर मेन बॉडी में हमें एक्सप्लेन करना होता है, एंड एंड में वी हैव टू कंक्लूड द आंसर। तो इसमें यहां आंसर लिखते वक्त किसका पोर्शन कितना होना चाहिए यह समझना यहां पर बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस इन एन एप्रोप्रिएट मैनर, और एक्सप्रेस करते वक्त फिर कहां पर फैक्ट्स मेंशन होने चाहिए यह भी बहुत आवश्यक है, कहां पर केस स्टडीज मेंशन होने चाहिए यह भी समझना बहुत आवश्यक है। तो यहां किसका प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए उसको हम समझते हैं। सपोज यू आर राइटिंग आंसर इन 150 वर्ड्स और लेट्स से 250 वर्ड्स, तो मैं परसेंटेज के हिसाब से कुछ पॉइंट्स आपको अभी यहां पर बताऊंगा। वेल राइटिंग आंसर, एक बात ध्यान में रखना कि इंट्रोडक्शन जो है आपका वो होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 10%। बहुत लेंदी इंट्रोडक्शन की यहां पर आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आपका जो मेन बॉडी है वो मेन बॉडी आपका होना चाहिए 60 to 70%। ठीक है, मेन बॉडी आपका 60 to 70% होना चाहिए, और आपका जो कंक्लूजन है आपका कंक्लूजन होना चाहिए समटाइम्स 20% और 30%। ये एक स्टैंडर्ड रेशो या फॉर्मेट आपको पकड़ के चलना है। नाउ अभी आपको लग सकता है कि सर यहां पर आपने इसको रिड्यूस क्यों किया है और यहां पर आपने कंक्लूजन का वेटेज बढ़ा क्यों दिया है। ये दो चीजें कौन से सिनेरियो में होती है, जब यहां पर ये दो सिनेरियो तभी होंगे जब आपको ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया हो, जहां पर आपको अपना ओपिनियन देके कंक्लूड करना है। अदरवाइज आप इसको सिंपल रख सकते हो, 10% इंट्रोडक्शन, 70% मेन बॉडी एंड 20% कंक्लूजन। लेकिन कहीं पर अगर आपको आपका ओपिनियन देना है तो ऐसे बहुत सारे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। अपकमिंग क्लासेस में मैं और ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं कि देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर प्योरली ओपिनियन बेस्ड। ठीक है, तो यहां तब ये वेटेज थोड़ा बहुत बदल जाता है। अभी प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस करते वक्त कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए थे जो कि थोड़े नॉन एकेडमिक थे। मैंने सिंगिंग का आपको एग्जाम्पल दिया था, रागास का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। उसी के कॉन्टिन्यूएशन में एक छोटा सा चीज मैं आपको बताता हूं। सपोज आपका एक म्यूजिक में टेस्ट है, हो सकता है आपको रॉक पसंद हो या जैज पसंद हो या पॉप पसंद हो या क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल आपको पसंद हो, जो भी आपका चॉइस है। सपोज अगर आपको एक, मैंने कहा कि क्लासिकल सॉन्ग आपको गाना है, तो क्लासिकल सॉन्ग गाते वक्त एक्सपेक्टेशन मेरे बेसिक क्या रहेंगे कि आपका जो इंट्रोडक्शन है उसमें कुछ क्लासिकल नोट्स होने चाहिए, कुछ रागाज या आपके कुछ बेसिक क्लासिकल नोट्स म्यूजिक के वहां पर होने चाहिए। नाउ यू स्टार्ट सिंगिंग विथ योर क्लासिकल नॉलेज, क्लासिकल जॉनर का गाना आपने स्टार्ट किया, और अचानक से अगर आप उसमें पॉप या रॉक डाल देते हो तो क्या होगा, म्यूजिक जो है वो बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप हो जाएगा। थ्रू आउट म्यूजिक में आपको जो जॉनर आपने पकड़ा है उसको मिस नहीं करना है, उसको लेट गो नहीं करना है। उस जॉनर में आपको, मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि आप गाने की शुरुआत भी क्लासिकल बेस या क्लासिकल नोट के साथ करो, और वो गाना आप एंड भी उसी क्लासिकल नोट या क्लासिकल बेस के साथ करो। यही एक बेसिक एक्सपेक्टेशन यहां पर होगा। आंसर राइटिंग का भी वही है।
जब आपने एक थीम पकड़ा है क्वेश्चन का, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के कि वो कैसे अप्रोच करने होते हैं। तो जब आप उस थीम को पकड़ते हो तो आप बीच में ही, मतलब अगर आप अरिजीत सिंह का गाना सुन रहे हो और अरिजीत सिंह का गाना स्टार्ट होने के बाद आप बिल्कुल अरिजीत सिंह के स्टाइल में अब तक आप गा रहे थे, अचानक से दलेर मेहंदी आ गया, अचानक से सुखविंदर सिंह आ गया और आप कंक्लूड कर रहे हो जगजीत सिंह के साथ। तीनों बहुत ही डिफरेंट जॉनर है। अभी इतने सालों में जो मैंने बच्चों के कुछ आंसर्स चेक किए हैं, तो आंसर्स चेक करते वक्त लिटरली मेरा जो फीलिंग था वो कुछ इसी प्रकार से था जो मैंने आपको बताया। इंट्रोडक्शन में अरिजीत सिंह था, मेन बॉडी में दलेर मेहंदी था और कंक्लूजन में जगजीत सिंह। तीनों अलग अलग जोन में उन्होंने लिखे हुए थे। इंट्रोडक्शन का जोन कुछ अलग था, मेन बॉडी का जोन कुछ अलग था और कंक्लूजन कुछ अलग ही था। तो इन सभी चीजों के ऊपर हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। थैंक यू। इन सभी चीजों के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। नाउ अभी आपके मन में सवाल होगा, मैं बहुत कुछ बेसिक्स ही बताने वाला हूं, फिर मैं क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आपको डिस्कस करना शुरू करूंगा। आई एम श्योर आपका फाउंडेशन बैच चल रहा होगा ना। अभी कौन सा क्लास चल रहा है आपका फाउंडेशन में? एंशिएंट हिस्ट्री एंड एनवायरमेंट यूपीएससी में चल रहा है आपका सेम। अच्छा, मतलब आपका बेसिक जीएस का सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है। मतलब अगर हमने वो कुछ क्वेश्चंस उठाए तो आप समझ पाओगे ना। फाइन, तो अभी मैं क्वेश्चन की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं बेसिक्स की कुछ बात करता हूं। अभी एक आइडियल इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए? किसको आइडियल इंट्रोडक्शन माना जाएगा? तो आइडियल इंट्रोडक्शन में यहां पर आपके पास स्कोप है कि आप क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से उसका आंसर लिखना शुरू करो, टू द पॉइंट। तो इंट्रोडक्शन ये हमेशा आपका क्रिस्प, क्लियर एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, आप बहुत ही फिलोसॉफिकल शुरुआत मत करो। ये पहले बेसिक समझो, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा क्वेश्चंस दिखाकर कि कैसे आपको उसके आंसर्स लिखने होते हैं। तो क्रिस्प, क्लियर एंड टू द पॉइंट आपको रखना है। और आपके इंट्रोडक्शन को और ऑथेंटिकेट करने के लिए आप चाहे तो उस इंट्रोडक्शन में कुछ फैक्ट्स इंक्लूड कर सकते हो। तो फैक्ट्स वो आपके शायद नंबर्स भी हो सकते हैं या कोई डेटा भी हो सकता है, लेकिन ये जो फैक्ट्स है इसको आपको लिमिटेड रखना है। किस लेवल तक लिमिटेड? कि वो आपके इंट्रोडक्शन को ऑथेंटिक बनाए, आपके इंट्रोडक्शन का ऑथेंटिसिटी यहां पर साबित हो। अगर आपका इंट्रोडक्शन बहुत वेग है तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही यहां पर खराब हो रहा है, राइट? तो यहां आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। आप चाहे तो ये नोट भी कर सकते हो और इसको घर में जाने के बाद रिकॉल करो। आप ऐसा एक इसका फ्लो चार्ट बना लो, एक ब्लूप्रिंट बना लो, आपके डेस्क के सामने इसको लगा के रखो और जब भी आप फ्यूचर में आंसर्स लिखोगे, आंसर्स लिखते वक्त इन सभी चीजों को आपको आंखों के सामने रखना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि नॉट मोर देन 10%, तो 10% आपने यहां पर इंट्रोडक्शन लिखा है। अभी इंट्रोडक्शन में कई बार कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत मैटर करता है। आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या, अगर कोई चीज आपको डिफाइन करनी है, उसका डेफिनेशन आपको अगर पता है तो आप उसको यहां पर मेंशन करो। लेकिन अगर कोई गलत डेफिनेशन आप यहां पर लिख देते हो, फिर ये आपके ऊपर बैकफायर करेगा। फिर आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन बन जाएगा और फिर स्कोर आपका होने से रहा। तो अगर आपको पूछा गया है कि आपको क्या लिखना है, क्या डिफाइन करना है, ये बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए। और वो क्लियरली कैसे पता चलता है? क्लियरली पता चलने के लिए आपको क्वेश्चन रीड करते वक्त ही स्किलफुली रीड करना है और क्वेश्चन में कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करने हैं। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका एक आइडियल इंट्रोडक्शन यहां हो सकता है। अभी इस हमारे पूरे आंसर में सबसे लेंदी पार्ट जो है वो लेंदी पार्ट होता है बच्चों मेन बॉडी का। मेन बॉडी में आपको लगभग 70% लिखना है, 65 to 70 या 60 to 70%। तो मेन बॉडी में
आपका फोकस क्या होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था म्यूजिक का, वही एग्जाम्पल दूंगा। अगर कोई धुन में आप गाना गा रहे हो तो उस धुन के साथ ही मिलके आपको उसी के साथ आपको मैच करते हुए आगे बढ़ना है। आपने जो इंट्रोडक्शन लिखा है उस इंट्रोडक्शन के थीम पर आपका मेन बॉडी का आंसर स्टार्ट होना चाहिए, उसी का वो एक कॉन्टिन्यूएशन या एक्सटेंशन रखना चाहिए, आपको रखना है या वो लगना चाहिए। मतलब एकदम से अरिजीत सिंह ने गाना गाया तुझ संग बैर लगाया सजना और अचानक से बोलो तारा रारा दलेर मेहंदी शुरू हो गया, तो ये जो है आपका कंप्लीट आंसर को डिस्टर्ब कर देता है। अरिजीत सिंह गा रहे हो तुझ संग बैर लगाया सजना, तो उसी के धुन में उसी का एक आलाप देते हुए आपको आगे गाना है। तो वैसे ही इंट्रोडक्शन को जहां पर आप एंड कर रहे हो तो ये बहुत स्किलफुली आपको करना है कि इंट्रोडक्शन से अभी आप मेन बॉडी की तरफ स्विच तो हुए हो, लेकिन वो बहुत ही अब्रप्टली किया गया पिवोट या स्विच नहीं लगना चाहिए। आपने बहुत ही स्मूथली मेन बॉडी की तरफ आपने रुख किया है इंट्रोडक्शन के साथ। ये अभी मैं 10-15 मिनट या 1 घंटे के क्लास में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आप सबको कंसिस्टेंटली ये जितने भी क्लासेस है उनको अटेंड करना होगा, तब जाके ये चीजें आपको समझ में आएंगी। तो यहां पर मेन बॉडी में आपको इंट्रोडक्शन के कंटिन्यूएशन में जो कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है तो यहां पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो डिटेल में। इंट्रोडक्शन में डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मेन बॉडी में फिर उस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आ जाता है, क्या लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, ये सारी चीजें फिर यहां पर आपके मेन बॉडी में आ जाती है। मेन बॉडी में एक्सप्लेन डिटेल में करने के साथ साथ यहां पर आपके पास स्कोप होता है जो कुछ केस स्टडीज है, ये केस स्टडीज भी आप इसी मेन बॉडी में मेंशन कर सकते हो। अंडरस्टूड? कभी भी एग्जांपल्स और केस स्टडीज इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में नहीं आनी चाहिए। आप केस स्टडीज का या एग्जांपल्स का जो रियल प्लेस है पूरे आंसर के बॉडी में वो होता है मेन बॉडी। ठीक है, नाउ यहां पर जो कोई क्वेश्चन है या जो कोई टॉपिक है उस टॉपिक को लेके यहां पर उसके पॉजिटिव्स अगर कोई है या निगेटिव्स अगर कोई है तो पॉजिटिव्स, निगेटिव्स या क्रिटिसिज्म, ये सब कुछ आपका आप मेन बॉडी में कर सकते हो। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि हर शब्द का अपना एक मतलब होता है, उसका एक पीडीएफ में अपलोड कराऊंगा आपके ऐप में कि अगर एक्सप्लेन पूछा गया है तो एक्सप्लेन का मायना क्या है, क्या लिखना चाहिए, डिस्क्राइब है तो क्या लिखना चाहिए, क्रिटिकली एनालाइज है तो क्या लिखना चाहिए। तो वैसे आपको जो पूछा गया है तो आमतौर पर हर क्वेश्चन के 2 साइड्स या 2 डायमेंशंस हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, या हो सकता है कि उसमें कुछ आपका क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्रिटिसिज्म है तो वो भी आप यहां पर लिख सकते हो। तो मेन बॉडी में ही आपको बहुत सारा काम करना होता है। कंक्लूजन में यहां पर कोई भी एग्जाम्पल या क्रिटिसिज्म नहीं आ सकता है, नहीं आना चाहिए। कंक्लूड करते वक्त रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कुछ एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो, वो भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन थोड़ा बहुत वेरी करता है। ऐसे क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, मैं बताऊंगा विद एग्जांपल्स क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो यहां मेन बॉडी ये एक लेंथी पार्ट है आपके आंसर का, वहां पर ये सब स्कोप होता है आपको लिखने का। क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव्स, नेगेटिव, एग्जांपल्स, केस स्टडीज, जो कुछ चीजें हैं आप यहां पर लिख सकते हो। अभी मेन बॉडी को और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप यहां पे चाहे तो कुछ चार्ट्स, डायग्राम्स ये यहां पर लिख सकते हो, बट फोर्सफुली उनको यहां पर इंसर्ट मत करना। अगर क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है तो ही आप चार्ट्स या डायग्राम्स यहां पर इंसर्ट करना, अगर आवश्यक है तो। नहीं है तो भूल जाओ, बेवजह चार्ट्स या डायग्राम्स को अंदर मतलब इसके आंसर के अंदर डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो, और ये प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा। आप आंसर्स लिखना स्टार्ट करो, सबमिट इट टू अस, हमारा एक डेडिकेटेड टीम है एसपीएम का, वो आपको बताएगा कि कहां पर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, कहां पर डायग्राम या फ्लो चार्ट नेसेसरी था, कहां पर अननेसेसरीली आपने इंसर्ट किया है। ठीक है, तो ये सारा स्कोप आपके पास यहां होता है मेन बॉडी में। ठीक है, अभी
जब आपका कंटेंट सही है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तभी आप एक बेटर इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कर सकते हो और एक वैल्यूएबल कंटेंट आप मेन बॉडी में ऐड कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी स्पेसिफिक नॉलेज और एक्सपर्टीज ऑन दैट टॉपिक एंड सब टॉपिक। यहां पर आप इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। यहां पर जो केस स्टडीज होते हैं, ये केस स्टडीज जो भी आप मेंशन करोगे, ये केस स्टडीज आपके नॉलेज को या आपके एक्सप्रेशन को, आपके आंसर को ये और स्ट्रांगली रीऑथेंटिकेट करते हैं। वाई आई यूज द वर्ड रीऑथेंटिकेट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इंट्रोडक्शन में भी आप चाहे तो यहां पर कुछ फैक्ट्स इंसर्ट कर सकते हो। तो जब आप फैक्ट्स मेंशन करते हो, कुछ केस स्टडीज मेंशन कर सकते हो, तो ये आपके आंसर को और ज्यादा ऑथेंटिकेट करता है, और ज्यादा ऑथेंटिक बनाता है। लेकिन अगर फैक्ट्स गलत हो गए तो फिर आप भूल जाओ कि आपको मार्क्स मिलेंगे, फिर आपका इंप्रेशन 0 हो जाता है यहां पर। तो ये फैक्ट्स, आपके केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहां से मिलते हैं? ये सारे पॉइंट्स आपको मिलते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय सत्यजीत सर। सभी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके केस स्टडीज आपको यहां से मिलेंगे, प्लस करंट अफेयर्स के जो हमारे क्लासेस चल रहे सर के, उसमें भी सर क्लोज टू 1000 टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट्स के कवर करा के दे रहे, तो उसके भी बहुत सारे केस स्टडीज, केस लॉस आपको यहां से मिलेंगे। तो ये अपने आप को अपडेट आपको रखना है हमेशा, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है इंट्रोडक्शन के टाइम। फाइन। अभी यहां पर जब हम बात करते हैं कंक्लूजन की या वे फॉरवर्ड की, तो कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझिए बच्चों। कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड जो है ये हमेशा आपका ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। यहां पर यू शुड नॉट क्रिटिसाइज, यू शुड नॉट मेंशन द नेगेटिव एस्पेक्ट्स और द नेगेटिव डायमेंशंस। आपको जो भी क्रिटिसिज्म, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव डायमेंशंस मेंशन करने हैं वो आप मेन बॉडी में कर सकते थे। यहां पर जब हमें कंक्लूड करना है तो कंक्लूजन ये हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन ये पॉजिटिव होना ये सब्जेक्टिव है। कंक्लूजन पॉजिटिव होना ये आपका सब्जेक्टिव हो सकता है। सपोज एट्रोसिटीज अगेंस्ट द बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया, इसका जो कंक्लूजन है वो शायद पॉजिटिव नहीं हो सकता है, लेकिन उस कंक्लूजन को आप ऑप्टिमिस्टिक तरीके से एंड मात्र जरूर कर सकते हो। एट्रोसिटीज अगेंस्ट द बैकवर्ड कम्युनिटीज हो रहे हैं, ये तो एक रियलिटी है ना। आप यहां पर झूठा पिक्चर क्रिएट नहीं कर सकते हो कि नहीं नहीं सब कुछ बिल्कुल सही से चल रहा है, कुछ नहीं है, देश में एट्रोसिटीज अगेंस्ट द SC ST कम्युनिटीज बंद हो चुकी है। नो, यहां पर जो एग्जामिनर है उसको पता है कि नेशनल कमीशन फॉर SC ST के रिपोर्ट्स में तो ये क्लियरली मेंशन है। तो यहां पर आप झूठा पिक्चर क्रिएट मत करो पॉजिटिव। इसलिए मैंने कहा कि पॉजिटिव एस्पेक्ट या सब्जेक्टिव हो सकता है, क्वेश्चन स्पेसिफिक हो सकता है। ठीक है। जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर ये इंप्रोवाइज हो रहा है तो उसका कंक्लूजन आप पॉजिटिव एंड में कर सकते हो, लेकिन कंपल्सरीली आपका कंक्लूजन ये ऑप्टिमिस्टिक होना ही चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि एट्रोसिटीज अगेंस्ट विमेन और एट्रोसिटीज अगेंस्ट द बैकवर्ड कम्युनिटीज, ये एट्रोसिटीज कम नहीं हुई है, बट इफ द गवर्नमेंट इज टेकिंग द राइट इनिशिएटिव्स और द राइट स्टैंड, तो उस केसेस में आप यहां पर एक ऑप्टिमिज्म के साथ उसको कंक्लूड कर सकते हो कि यस। तो यहां पर आप चाहे तो कुछ एग्जांपल्स कैसे दे सकते हो, एज मेंशन्ड अर्लियर। अभी आपको देखो, विमेन के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज है या SC ST कम्युनिटीज के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज है, उसको कम करने के लिए स्टेट ने अगर कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि आपका डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट हो गया,
तो ये सब आपको कहां पर मेंशन करने हैं? ये आपको मेंशन करने हैं मेन बॉडी में। कंक्लूजन में आप क्या मेंशन करना? द एक्ट्स और द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द स्टेट, टेकन बाय द अथॉरिटीज। अगर स्कोप है तो आप लिख सकते हो लाइक प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, so that should be implemented by the state authorities in more effective manner, and it should reach at the grassroots level. It should be penetrated at the various sections of the society. तो यहां पर आप ये एक ऑप्टिमिस्टिक या ऑप्टिमिज्म के साथ एंड कर सकते हो। आपका कंक्लूजन ये कभी भी उसमें क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, निगेटिव एस्पेक्ट से निगेटिव डायमेंशंस नहीं होना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा, डू यू अंडरस्टैंड? अगर क्रिटिसिज्म या निगेटिव डायमेंशन है, ये आवश्यकता होने पर आपको आंसर में तो जरूर लिखना है, लेकिन ये लिखते वक्त ये लिखने का स्कोप आपके पास कहां पर है? मेन बॉडी में। ठीक है, मेन बॉडी में ही आप ये लिख सकते हो, अदरवाइज कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में ये बिल्कुल मत लिखना। तो पहले ही एक बेसिक फ्लो को आपको समझना है। ठीक है, अब तक का डिस्कस किया हुआ क्लियर है सब कुछ? लाइव स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट या क्वेरी है? पक्का समझ में आ गया ये बेसिक क्या है? अभी अगर ये बेसिक आपको समझ में आया है तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि आंसर लिखते वक्त यहां पर जो आपके राइट एंड एप्रोप्रिएट कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, ये आपको पता होने चाहिए कि राइट एंड एप्रोप्रिएट कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। अभी हम एक पीवाईक्यू यहां पर मैं पिक करता हूं और उस पीवाईक्यू के कॉन्टेक्स्ट में यहां पर मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं। मेंस का एक पेपर हम उठाते हैं और उस मेंस के क्वेश्चन में ही आपको चीजें समझ में आ जाएगी। फाइन, तो मैंने एक कंपैरिजन यहां पर किया हुआ था हमारे एपीपीएससी प्लस यूपीएससी के पेपर का, तो उसी के कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैंने ये कंपैरिजन का वीडियो ऑलरेडी हमारे एपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया ही हुआ था, जिसमें मैंने कंपैरिजन करके बताया था। अभी इस वीडियो में मैं आपको कीवर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। नाउ अभी यहां पर मैं कंपैरिजन के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। ये वीडियो बनाने का पर्पज ही यही था, जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि अगर एक थीम जो यूपीएससी का है उसी थीम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन से एपीपीएससी में भी पूछे गए हैं अब तक, या आप एपीएससी का भी उठा लो, एक यूपीएससी का जो एक स्टैंडर्ड थीम है, मोस्ट ऑफ द स्टेट पीसीएस उस थीम को फॉलो करते ही है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन जो एपीपीएससी ने पूछा था, हैज इंडियाज रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पैंडेमिक शिफ्टेड द बैलेंस ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, जस्टिफाई योर आर्ग्यूमेंट्स। नाउ यहां पर अभी हम बात करते हैं कि जब एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन आपके आंखों के सामने आएगा तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड टू द लास्ट वर्ड कौन से की वर्ड्स है जो हाईलाइट होने चाहिए। यू टेक योर टाइम और सोच के मुझे बताओ। हम ये प्रैक्टिस यूपीएससी के क्वेश्चंस के साथ भी करेंगे। लाइव स्टूडेंट्स, कौन से कीवर्ड्स है, इसको छोड़ दो अभी के लिए, जस्ट फोकस ऑन दिस। इस पर फोकस करके बताओ कि कौन से कीवर्ड्स पर यहां पर आप
अंडरलाइन करोगे कि आंसर लिखते वक्त वो जरूरी है। आप में से कितने बच्चे ड्राइविंग जानते हैं, बाइक या कार? ड्राइव करना जानते हो आप? बाइक चलाते होंगे, कार चलाते होंगे। यहां पर बाइक या कार चलाते वक्त जो हमारे व्हीकल के रियर मिरर होते हैं, हम उसमें देखते रहते हैं ना बार बार, हमारा ध्यान सामने तो होता ही है। ऐसा कभी हुआ है कि आप सो के गाड़ी चला रहे हो? नाउ डोंट से कि सर टेस्ला का कार चलाया जा सकता है, मैं उतने टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहता हूं, बट इन जनरल कार चलाते वक्त जितना आवश्यक है हमें सामने देखना, उतना ही आवश्यक होता है हमारे साइड मिरर में भी देखना। ठीक है, तो हमारे जो साइड मिरर है, रियर मिरर है, वो हम व्यू देखते रहते हैं। क्यों देखना आवश्यक है? ताकि हमारा ड्राइविंग ये एक प्रॉपर लेन में है या नहीं, हम ओवरटेक सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, वो बहुत जरूरी है। तो वैसे ही यहां पर आपको ये पहले से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स आपके आंसर का मिरर बनते हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? जो कीवर्ड्स है अगर आपने उसको अच्छे तरीके से हाईलाइट किया तो वही आपके मिरर का काम करते हैं, और आपका जो पाथ है, आपका जो आंसर का जो फ्लो है, उस फ्लो को वो फिर डिस्टर्ब नहीं करता है। आप अब्रप्टली कहीं पर भी नहीं जाते हो, राइट? तो वैसे ही यहां पर ऐसे कौन से वर्ड्स है जो आपको लगता है जरूरी है? ओके, तो यहां पर कोविड-19, बट डोंट यू थिंक इंडियाज रिस्पॉन्स, ये शब्द भी यहां पर इंपॉर्टेंट है, इंडियाज रिस्पॉन्स टू कोविड-19। एंड फिर यहां पर आप और क्या फोकस करोगे? देन शिफ्टेड द बैलेंस ऑफ इट्स फेडरल स्ट्रक्चर। तो फेडरल स्ट्रक्चर ये इस आंसर का सबसे इंपॉर्टेंट थीम होगा। अभी अगर मैंने यहां पर इंडियाज रिस्पॉन्स टू कोविड, सपोज मैंने इसको मेंशन किया कीवर्ड नंबर 1, ठीक है, इंडियाज रिस्पॉन्स टू कोविड, शिफ्टेड द बैलेंस, शिफ्टेड द बैलेंस को मैंने यहां पर कीवर्ड नंबर 2 मेंशन किया, एंड ऑफ इट्स फेडरल स्ट्रक्चर इसको मैंने मेंशन किया कीवर्ड नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में ऐसे टोटल हमारे 3 कीवर्ड्स है। तो इन 3 कीवर्ड्स में, यस परास, वेरी गुड, सबसे ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस या फोकस कौन से कीवर्ड पर होना चाहिए? वेरी गुड, फेडरल स्ट्रक्चर पर आपका एम्फेसिस ज्यादा होना चाहिए। अगर बच्चों आपने आंसर में कोविड-19 के लिए इंडिया के रिस्पांस को ही बहुत ज्यादा आपने एक्सप्लेन कर दिया, एलोबरेट कर दिया, और आपने फेडरल स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन बहुत नैरो कर दिया, तो ये आंसर वहीं पर डिस्टर्ब हो चुका है, यू वोंट गेट इनफ मार्क्स। तो यहां पर इंडियाज रिस्पांस टू कोविड-19 ये पार्ट आपका इंट्रोडक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। बेसिक कोविड-19 के बारे में बताओ, ठीक है, उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पॉलिटी का है, साइंस एंड टेक या बायोलॉजी का नहीं है। तो आपको बहुत ज्यादा साइंटिफिक एस्पेक्ट्स में या टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है, सिंपली कि यहां पर इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पैंडेमिक ये बताओ कि कोविड-19 इसकी शुरुआत कब हुई, हाउ इट अफेक्टेड द सोसाइटी, एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या स्टेट अथॉरिटी यहां पर फिर ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या था, इसके बारे में आप लिखो। देन आपका एक स्लाइड फोकस होना चाहिए, शिफ्टेड द बैलेंस ऑफ इट्स फेडरल स्ट्रक्चर। तो यहां पर इस बैलेंस को जस्टिफाई करने के लिए आप लिख सकते हो कि इंडिया इज यूनिटरी बायस्ड फेडरल स्टेट। ठीक है, अब यहां पर आपका पॉलिटी का एक्सपर्टीज एक्सप्रेस कर सकते हो कि हेल्थ ये स्टेट लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है या कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। आज का आपका होमवर्क, ठीक है, बाकी के बच्चे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, यहां पर फिर आपका एक्सपर्टीज है। मैंने कहा ना, सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होने से नहीं चलेगा, आपका कंटेंट कॉन्सेप्ट ये स्ट्रांग होना मैंडेटरी है। और वैल्यू एडिशन फिर कब होता है, जब आप सही तरीके से आंसर को लिखते हो। तो यहां पर आप ये बैलेंस के बारे में थोड़ा मेंशन करना। देन शिफ्टेड इट्स बैलेंस, शिफ्टेड द बैलेंस ऑफ इट्स फेडरल स्ट्रक्चर।
तो हाउ द फेडरल स्ट्रक्चर जो हमने थोड़ा बहुत चेंज किया, एंड ऑलरेडी हमारा जो यूनिटरी बायस्ड फेडरल स्ट्रक्चर है, हाउ इट वर्कड और हाउ इट हेल्प्ड टू टैकल दी कोविड पैंडेमिक, ये आप मेन बॉडी में लिख सकते हो। यहां पर आप केस स्टडीज मेंशन कर सकते हो। वैक्सीनेशन ड्राइव में जो वैक्सीनेशन पॉलिसी था, तो वैक्सीनेशन पॉलिसी में एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस्ड फेडरलिज्म देखने को मिला, आप मेंशन करो। लॉकडाउन के डिसीजंस में यहां पर स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस्ड फेडरल एस्पेक्ट्स देखने को मिले, आप उसको मेंशन कर सकते हो। जो हमारे वेरियस फार्मास्यूटिकल पॉलिसीज थे कि फिर वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, रेमडेसिविर हो, इनके लाइसेंसिंग्स हो, पीपी किट हो, इन सबको लेके जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, इसमें एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस्ड फेडरल एस्पेक्ट से, तो वो सब आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द मैजिक ऑफ हाईलाइटिंग द कीवर्ड्स। और जब भी पेपर आपके सामने होता है, पेपर आपके सामने आते ही फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, क्वेश्चन रीड करते वक्त उसके कीवर्ड्स को हाईलाइट करके रखना है विदाउट फेल। ये आज से ही आप हैबिट बना लो। अंडरस्टूड? इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर यहां आप केस स्टडीज, एग्जाम्पल सब कुछ मेंशन कर सकते हो, और इसका कंक्लूजन भी यहां पर ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। तो कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक होना मतलब आप ये मत कहना कि कोविड पैंडेमिक भारत में आया ही नहीं था। ऑफ कोर्स एक डैमेज हमारे देश को हुआ था, हेल्थ क्राइसिस हमारे देश में शुरू हो चुका था, मेनी पीपल डाइड। या फिर यहां पर जो एस्पेक्ट्स है, जैसे कि आप मेन बॉडी में लिख सकते हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस था, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। वैक्सीनेशन के इश्यूज थे, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो यहां पर आप जो कंक्लूजन करोगे या वे फॉरवर्ड होगा, इसको आप ऑप्टिमिस्टिक कैसे बना सकते हो? तो ऑप्टिमिज्म के साथ कंक्लूड करना है, मतलब क्या करना है कि यहां पर जब एक यूनिटरी बायसनेस आ जाता है, तो इट्स मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन टू एंश्योर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेस and to ensure the equitable aspects while tackling the pandemic situations। तो आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। ऑप्टिमिज्म के साथ आप लिख सकते हो यहां पर कि इंडिया लर्न्ड अ लेसन ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक, ड्यूरिंग दैट हेल्थ क्राइसिस। और लेसन हमने क्या लर्न किया था? हमें पता चला कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें स्टेट टू स्टेट बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज है। तो डिस्पैरिटीज वाला पॉइंट आपको मेन बॉडी में लिखना है, लेकिन कंक्लूड करते वक्त आप ये लिख सकते हो कि एज वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द रीजनल डिस्पैरिटीज व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सो वी मस्ट वर्क अपॉन इट, एंड मे बी नेक्स्ट 1 decade इंडिया शुड ओवरकम और इंडिया शुड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर पैंडेमिक्स, अगर अनफॉर्चुनेटली आते हैं तो इस तरीके से आप यहां पर कंक्लूड कर सकते हो। इज एवरीथिंग क्लियर नाउ लाइव स्टूडेंट्स? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड जो भी पॉइंट्स मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ अभी एपीपीएससी के बाद यूपीएससी ने क्या क्वेश्चंस पूछे, चलो टेक योर टाइम। और इन क्वेश्चन में, नाउ इन दिस क्वेश्चन आप कौन से कीवर्ड्स हाईलाइट करोगे, ये जरा बताना मुझे। लाइव स्टूडेंट्स आप भी बताओ, बाकी के बच्चे कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। जल्दी, एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता है, यू शुड बी क्विक इनफ। यस, यहां पर कोविड-19 का एक नॉर्मल बेसिक इंट्रोडक्शन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यहां पर होंगे क्लास इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी इन इंडिया। सो हाउ कोविड-19 या ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन, यहां पर ये क्लास इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी ये कैसे रीसरफेस हुए, ये आपको यहां पर हाईलाइट करने हैं। ठीक है, सो यहां सबसे पहले तो आप कोविड-19 पैंडेमिक का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दोगे कि, लेकिन मैंने क्या कहा शुरुआत में, ये पॉलिटी का पेपर है, साइंस का नहीं, बायोलॉजी का नहीं, तो आपको उनके बहुत ज्यादा साइंटिफिक डिटेल्स में नहीं जाना है। आप इसका आंसर लिखते वक्त आपका फोकस होना चाहिए कि कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन जो था, दैट वाज
health crisis. India were going through a health crisis during the COVID pandemic, and to tackle the health crisis, यहां पर ये जो class inequalities and poverty है, they were the major hurdles for the common masses to tackle the COVID pandemic challenges. तो यहां पर फिर आप मेंशन कर सकते हो, and these inequalities and poverty को जब आप लिखोगे तो यहां पर आपको डायमेंशन सिर्फ हेल्थ का नहीं मेंशन करना है, यहां पर आप डायमेंशन हेल्थ प्लस एम्प्लॉयमेंट ये भी ऐड कर सकते हो. एवरीवन वाज नॉट फॉर्चुनेट इनफ नो कि उसको यहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करा सके. एवरीवन वाज नॉट फॉर्चुनेट इनफ कि उसको अपने खुद के घर में ही क्वारंटीन होने का मौका मिले. कुछ लोग बहुत छोटे घरों में रहते थे. नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू और नरेटिंग यू एनी स्टोरी, ऑल आई एम टेलिंग यू कि ये सभी चीजों को, ये जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, इसको आपको आंसर में लिखना है. ऐसे बहुत से घर है मुंबई में जो बेचारे एक सिंगल रूम में रहते पूरा परिवार, तो एक सिंगल रूम में रहने वाला कैसे क्या क्वारंटीन हो सकता है? हर किसी के पास 3-4 BHK का प्रिविलेज नहीं है, शायद मेजोरिटी ऑफ लोगों के पास नहीं है वो प्रिविलेज. तो आप ये केस लॉज या केस स्टडीज मेंशन कर सकते हो. हर कोई प्राइवेट अस्पताल में यहां पर एफर्ट नहीं कर सकता है. वैक्सीनेशन की जब हम बात करते हैं, सो डू वी हैड इनफ फ्री वैक्सीन इन इंडिया? नो. और हर कोई कोविशील्ड या कोवैक्सीन के लिए 800 या 1400 रुपए, और वो तो मैं सिंगल वैक्सीन की बात कर रहा हूं. यहां पर बूस्टर डोज भी लेना था, 2 डोज लेने थे, राइट? फिर बूस्टर का भी एक नाटक शुरू हुआ था. तो कोविशील्ड के लिए अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपए चाहिए, कोवैक्सीन के लिए अप्रोक्सीमेटली 2800 रुपए चाहिए. तो यहां पर भी तो आपकी क्लास इनइक्वालिटीज, पॉवर्टी का मुद्दा आ जाता है ना. तो ट्रीटमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ले ऑफ्स उस समय हुए थे. एक बहुत ही इंडिपेंडेंस के बाद एक लार्ज स्केल ह्यूमन माइग्रेशन देखने को मिला कि शहरों से लोग गांव की तरफ जा रहे थे. और वो क्यों जा रहे थे? दिस इज ऑल्सो केस स्टडी ऑफ क्लास इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी इन इंडिया. तो ये क्राइसिस के दरमियान, और कोविड-19 का है तो अभी एलपीजी क्राइसिस में भी ये कुछ कुछ मुद्दे चल रहे हैं. हालांकि सिस्टमेटिकली बहुत से लोग आईपीएल में वो भूल जाते हैं, बिकॉज वी इजीली गेट हिप्नोटाइज्ड विथ सर्टन इवेंट्स. अभी लोग आईपीएल में कल धोनी को सेंचुरी मारने दो, लोग पागल की तरह वही ट्विटर और सब ट्रेंडिंग चलाएंगे कि धोनी ने सेंचुरी मार दिया, ही इज अ व्हाट यू कॉल हिम, थाला फॉर रीजन. ये सब नाटक चलेगा. व्हाट अबाउट दोज पीपल जो फिर से माइग्रेट करके अपने गांव की तरफ जा रहे हैं? तो यहां पर कुछ केस स्टडीज, केस लॉस आप यहां पर मेन बॉडी में लिख सकते हो. और इसका कंक्लूजन फिर पॉजिटिव नहीं हो सकता. इसका कंक्लूजन भी आपको ऑप्टिमिस्टिक करना है कि सिंस वी हैव आइडेंटिफाइड द क्लास इनइक्वालिटीज एंड द पॉवर्टी डायमेंशंस इन इंडिया, सो फ्यूचर में वेदर इट इज हेल्थ क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस और एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस या वॉर क्राइसिस, जो कुछ है, अगर कोई भी इंपैक्ट होता है तो उस समय यहां पर हाउ वी शुड बी प्रिपेयर्ड, व्हाट शुड बी द आइडियल स्ट्रेटेजी शुड बी फ्रेम बाय द गवर्नमेंट, तो उसको आप यहां पर मेंशन कर सकते हो. Yes, definitely Rishirup, that is also a fantastic point कि how indigenous vaccine production helped us, तो वो भी आप ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में मेंशन जरूर कर सकते हो. ठीक है, फाइन. नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें आप किस पर ज्यादा फोकस करोगे? ओके, वेरी गुड. रोल ऑफ WHO पर आप फोकस करोगे, नाइस. और प्रोवाइडिंग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, हाउ WHO प्रोवाइड्स ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी. तो यहां पर ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा सा शॉर्ट है, थीम भी काफी इसका शॉर्ट ही है, एक सिंगल थीम है. यहां पर हो सकते हैं आपके देर आर कपल ऑफ थीम्स, यहां पर तो 3 हमने थीम्स निकाले. यहां पर देखा जाए तो ये एक मोनो थीम, सिंगल थीम पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, लेकिन कुछ क्वेश्चन से आपके थोड़े लेंदी भी होते हैं. ठीक है, तो यहां पर आपको बस WHO के रोल के बारे में एंड हाउ WHO assisted or WHO played crucial role to tackle the
पैंडेमिक, इसके बारे में आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, यस परास, वेरी गुड। नाउ अभी यहां एक पीडीएफ में आपके ऐप में अपलोड कराऊंगा, उसमें मैंने मेंशन किया है कि अगर क्रिटिकली एग्जामाइन लिखा है तो उसमें क्या लिखना चाहिए। ये काफी एडवांस में हमें देखना है, अभी के लिए तो मैं बहुत बेसिक आपको बता रहा हूं। ठीक है, लाइव स्टूडेंट्स या जो रिकॉर्डिंग देख रही है वीडियो, उनके लिए मैं बताता हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे जो मैं चीजें बता रहा हूं उसको फॉलो करना है। फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि अगर आंसर क्वेश्चन में अगर एनालाइज लिखा है, एक्सप्लेन लिखा है, डिस्क्राइब लिखा है, क्रिटिकली एनालाइज लिखा है, तो हर क्वेश्चन का जो एस्पेक्ट है वो बदल जाता है। अंडरस्टूड? आपका एक्सप्रेशन यहां पर बदल जाएगा, आपका अप्रोच यहां पर बदल जाता है। तो पहले हम बेसिक समझेंगे, फिर इन शब्दों के मतलब क्या होते हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, नाउ अभी मैं कुछ क्वेश्चंस जो है थोड़े लेंदी काइंड ऑफ क्वेश्चंस वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि क्या होता है कई बार आपके सिंगल क्वेश्चन में 2 या 3 सब क्वेश्चंस छुपे होते हैं। नॉट नेसेसरीली कि एक ही क्वेश्चन है, उसमें सब क्वेश्चंस भी होते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि वो क्या होता है। नाउ रीड दिस क्वेश्चन अगेन, और इसमें कौन से कीवर्ड्स या कीवर्ड आपको हाईलाइट करना चाहिए। यस, यहां पर एक ही कीवर्ड है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, और हाउ डज इट वर्क। ये 2 थीम यहां पर है। एक सेपरेशन ऑफ पावर क्या है ये बेसिक बताना है, और सेपरेशन ऑफ पावर बताने के बाद उसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, वो कैसे काम करता है, तो उसको आपको बताना है। वही यूपीएससी का ये क्वेश्चन रीड कीजिए, ये दोनों क्वेश्चन हम रीड करेंगे। फर्स्ट रीड दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के, इन दोनों क्वेश्चन के 1 बाय 1 विल गो, इनके कीवर्ड्स मुझे बताना। हालांकि ये 1983 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना है। सेपरेशन ऑफ पावर and its relation to individual liberty, very good, to ensure, sorry, okay, provisions in the constitution and practices adopted so far। ठीक है, नाउ मैंने आपको कहा था कि कई बार जब क्वेश्चन से थोड़े लेंदी होते हैं तो एक ही क्वेश्चन में आपके 2 सब क्वेश्चंस हो सकते हैं। अभी इसमें डोंट यू थिंक कि 2 क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। सबसे पहले आपको सेपरेशन ऑफ पावर इज इसेंशियल टू एंश्योर इंडिविजुअल लिबर्टी, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ये एक क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्या है, यू हैव टू डिस्कस दिस विथ रिगार्ड टू प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस एडॉप्टेड सो फार। तो सेपरेशन ऑफ पावर को कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन या एस्पेक्ट में कैसे अप्लाई किया जा रहा है, कैसे फॉलो किया जा रहा है, और किस प्रकार से यहां पर डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को एंश्योर किया जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसॉफीज को यहां पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये सारे पॉइंट्स यहां पर आपको लिखने हैं। नाउ रीड दिस क्वेश्चन। लाइव स्टूडेंट्स, नाउ यहां पर डू यू थिंक, इट मीन्स ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। डू यू थिंक पूछा गया, मतलब ये आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो आपके ऑथेंटिक एंड यूनिक ओपिनियंस आपको देने हैं, बट it should not inconsistent with the core constitutional philosophies and principles associated to the separation of powers. Understand?
तो उसके साथ कंसिस्टेंट रहे कि आपको आपके ओपिनियंस यहां पर देने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, rather than it is based on principle of checks and balance। यहां पर भी दो थीम छुपे हुए हैं इस क्वेश्चन में कि हमें सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेपरेशन ऑफ पावर का एक वर्जन मेंशन किया गया है, उस वर्जन को आपको पहले तो एलॉबरेट करना है, मे बी नॉट इन टू मच ऑफ डेप्थ और इन डिटेल, लेकिन आपको इंडियन वर्जन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है वो आप पहले लिखिए। देन यू एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द फिलोसॉफी और द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस हाउ वी ब्लेंड both separation of power and check and balance together to ensure a very rational and reasonable constitutional democracy in India। ऐसे कुछ कीवर्ड्स बहुत जरूरी है जो आपके आंसर का जो वेटेज है वो और बढ़ाते हैं और ऑथेंटिकेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लेंदी क्वेश्चंस में कई बार दो क्वेश्चन या दो सब क्वेश्चंस छुपे होते हैं। फाइन, चलो अब तक जो डिस्कस किया है इसमें कोई क्वेरी या डाउट है? अब तक का बताया हुआ क्लियर है सब कुछ? हम और कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये एपीपीएससी का क्वेश्चन है और आज आपको घर जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालकर आपको भी ये इंडिविजुअली प्रैक्टिस करना है सबको। आंसर मत लिखो, डू यू अंडरस्टैंड? एचबी पेंसिल लेना, क्वेश्चंस के प्रिंट आउट निकालो, या फिर अगर आप आपके टैबलेट या लैपटॉप में सॉफ्ट कॉपी पढ़ते हो तो सिंपली आप उसको हाईलाइट करो। ये प्रैक्टिस आज से ही शुरू करना है। आप मुझे बाद में थैंक यू कहोगे, यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रैक्टिस जब आप एक्चुअल में मेंस लिखने जाओगे तब। नाउ इसको रीड करो और बताओ इसके कीवर्ड्स कौन से। वेरी गुड। यहां पर आपको फैक्चुअली बहुत करेक्ट रहना पड़ेगा कि आपको पता होने चाहिए की फीचर्स ऑफ आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें से कौन से हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं, इंक्लूड किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो यहां पर आपका बहुत स्ट्रांग होना है, आपको फैक्ट्स के ग्राउंड पर। यहां पर स्कोप ही नहीं है किसी भी प्रकार के एरर का कि आप कुछ भी फेंक के आओ, गलती करके आओ। ठीक है, तो आपको एक्यूरेट फैक्ट्स यहां पर पता होनी चाहिए कि कौन से की फीचर्स है। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के सभी की फीचर्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही की फीचर जिसको हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है, इंसर्ट किया है। देन आइडेंटिफाई दोज फीचर्स एंड एग्जामाइन देयर सिग्निफिकेंस। तो अभी सिग्निफिकेंस लिखते वक्त आपको आयरलैंड के कॉन्टेक्स्ट में सिग्निफिकेंस नहीं लिखना है, समझ में आ रहा है? जो आयरिश एस्पेक्ट्स या आयरिश फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने इंसर्ट किए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके सिग्निफिकेंस क्या है हमारे देश के ऊपर। फिर यहां पर आपको इंडिया सेंट्रिक या इंडिया स्पेसिफिक अप्रोच में लिखना है कि वो आयरिश फीचर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए हैं उससे क्या फायदा हुआ, क्या उसके सिग्निफिकेंस है, वो आपको यहां पर लिखने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी यूनिक मानता हूं बिकॉज दिस क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फैक्ट्स। फैक्चुअली बहुत करेक्ट होना पड़ेगा आपको टू द पॉइंट पता होना चाहिए कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया है हमने, और जो बोरो किया है उसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी आपको होना चाहिए। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि ऐसे कौन से फीचर्स है जो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। इस क्लास के बाद बुक बंद करके
दूसरे काम को नहीं लगना है। इस क्लास के बाद जो भी मैं होमवर्क देता हूं उस होमवर्क को आपको सिंसियरली फॉलो भी करना है। अंडरस्टैंड? तो यहां पर एक बार इसको गो थ्रू कर लेना आफ्टर दिस क्लास कि, और यही थीम पकड़ के तो आगे बढ़ना है हमें। अगर एपीपीएससी या एपीएससी या यूपीएससी आपको इस थीम पर क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्रोबेबली क्वेश्चन आपको हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया है, ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन, जापानीज, इन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन से फीचर्स बोरो किए हैं, इनकॉर्पोरेट किए हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये थीम पर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, आपको ये खुद होके इनिशिएटिव लेने हैं। ठीक है, आपका खुद का एक सो मोटू यहां पर चाहिए। जुडिशरी में हमने सीखा था, आप सिर्फ सिंपली क्लास में जो हो रहा है उसको मत फॉलो करो, आपका खुद का भी एक इनिशिएटिव चाहिए। फॉलो दैट प्रिंसिपल ऑफ सो मोटू, खुद होके। अगर ये थीम पता है तो इस थीम पर आपको और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ लुक एट द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द यूपीएससी। यहां पर इंडिया एंड यूएसए आर टू लार्ज डेमोक्रेसीज, एग्जामाइन द बेसिक टेनेट्स ऑन विच द टू पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड। मोर और लेस से कंपैरिजन का ही क्वेश्चन है। यहां पर आप कौन से कीवर्ड्स हाईलाइट करोगे? If you have to highlight in this question, बस यही तो फोकस है और क्या है, इसी पर आपको फोकस करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। सेम, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अप्रोच टू सेक्युलरिज्म। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त टेक योर टाइम और सोच के मुझे बताना। इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिक्स ऑफ फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम एंड द सोसाइटी। इज इट रियली नेसेसरी दैट यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द फ्रांस? मुझे मत देखो, क्वेश्चन को देखो, कीवर्ड्स को देखो, डोंट लुक एट मी। Do you think you must have some extra knowledge regarding the society of France or the political system of France? Live students, अगर आपको फ्रांस के सोसाइटी पॉलिटिकल सेटअप के बारे में कुछ नहीं पता है, दैट डजंट मैटर, तो भी आप ये आंसर सही तरीके से लिख के अच्छा स्कोर आप ला सकते हो। ऑल यू नीड टू नो is the significance of Indian secularism, the principles and philosophies associated with Indian secularism। आपको उतना भी पता है तो भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। So just mention all the positive aspects of secularism which we have। इक्विडिस्टेंस मॉडल है, ठीक है, तो आप इक्विडिस्टेंस मॉडल को मेंशन करो। रीजनेबल इन्वॉल्वमेंट बाय द स्टेट अथॉरिटीज ऑन अ रैशनल रीजनेबल ग्राउंड, वो मेंशन करो। बस यही चीजें तो फ्रांस को सिखानी है। हाँ, अभी यहां पर वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है कि फ्रांस को क्यों सीखना चाहिए इंडियन सेक्युलरिज्म से लेके। फिर यहां पर आपको यह समझना है कि क्या यहां पर इन ईयर 2019 या 2018 में फ्रांस में कुछ रायट्स हुए थे क्या, कुछ इश्यूज वहां पर राइज हुए थे क्या, कुछ रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स वहां पर हुई थी क्या, तो वो एक वैल्यू एडिशन केस स्टडी के तौर पर आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। अंडरस्टैंड? ये शायद प्रैक्टिस कर करके आप बोर हो जाओगे, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आप सहज होते हो। आपको चलो मैं वही सेम एग्जांपल कोट करूंगा। जिंदगी में जब आपने फर्स्ट टाइम ड्राइव किया होगा बाइक या कार, तो जब फर्स्ट टाइम ड्राइव किया होगा आपने, सपोज कार या बाइक, आप बिल्कुल ऐसे स्टेडी बैठ के करते थे ना, आप यहां वहां भी नहीं देखते थे। आपके बाजू में कोई बैठा है तो आप उसके तरफ देखते भी नहीं थे, आप ऐसे बात करते थे, हाँ हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, अभी लेट मी। अभी जब आप प्रो बन चुके हो, आप यहां पर उसके तरफ देख के बात कर रहे हो, बाहर देख रहे हो। कुछ तो इतने महान लोग हैं हमारे देश में कि वो कार या बाइक चलाते चलाते फोन पर भी बात करते, मैसेजिंग करते हैं। हालांकि ये बहुत गलत है, लेकिन वो एक सहजता आ गई है ना उनमें। आपका फर्स्ट ड्राइविंग याद कीजिए, जब आपने कार या बाइक चलाया होगा, तब आपकी हिम्मत हुई होगी कि आपका फोन बज रहा है और फोन को हाथ लगाए, आपको कहने बजने दो, आप देखोगे भी नहीं,
ठीक है होने दो, कोई बात नहीं। बट अभी क्या है, आप ड्राइव करते करते एक हाथ से फोन उठाओगे, आप बात करोगे, हाँ ठीक है मैसेज करोगे, आप गाने म्यूजिक सिस्टम में कुछ बदलना चाहते हो वो करोगे। तो यही एक सहजता मैं चाहता हूं कि आप में आंसर राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी आए। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आते ही ये एक मैं हैबिट आप में डालना चाहता हूं। ये हैबिट मुझे आप में इनकलकेट करनी है कि क्वेश्चन सामने आते ही यू मस्ट हाईलाइट द कीवर्ड्स। हमेशा हमेशा ये कीवर्ड्स हाईलाइट आपको करना ही है। ट्रस्ट मी, ये प्रैक्टिस आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडवांटेज देता है। ठीक है, नहीं नाउ यहां पर इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसके कीवर्ड्स मुझे बताना कौन से हैं। ठीक है लाइव स्टूडेंट्स, जस्ट रीड दिस क्वेश्चन और इसके कीवर्ड्स बताना मुझे कौन से। सॉरी, देखो सबसे पहला तो आपको कीवर्ड हाईलाइट करना है जुडिशियल सिस्टम के बारे में। आपको जुडिशियल सिस्टम के बारे में पूछा गया है ना, तो आपको थीम जो है जुडिशियल सिस्टम को दिमाग में फिक्स कर लो। जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया एंड यूके। तो यहां पर आपको करना है कंपेयर, seem to be converging as well as diverging in recent time। तो ये कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग का अगर आपको पॉइंट लिखना है तो यू मस्ट नो द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम एंड ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम। ये बेसिक एस्पेक्ट्स अगर आप दोनों को पता है तो ही आप कंपेयर कर पाओगे, और कौन से एस्पेक्ट्स कन्वर्जिंग है और कौन से डाइवर्जिंग है ये आप लिख पाओगे। ठीक है, कौन से एक सिमिलर नोट पर चल रहे हैं या कॉमन प्रिंसिपल्स के साथ है, और कौन से डाइवर्ज हो चुके हैं, बिल्कुल अलग अलग यहां पर पोल पर जाके काम कर रहे हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स में काम चल रहा है, ये आप लिख सकते हो। देन हाईलाइट द की पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस बिटवीन द टू नेशंस इन टर्म्स ऑफ देयर जुडिशियल प्रैक्टिसेस। अभी यहां पर जो बच्चों रिसेंट टाइम्स है, इसमें एक करंट का एस्पेक्ट आ गया आंसर लिखते वक्त। ठीक है, एंड हाईलाइट द की पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बिटवीन टू नेशन इन टर्म्स ऑफ देयर जुडिशियल प्रैक्टिसेस। तो यहां पर आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं, कुछ केस स्टडीज आपको यहां पर मेंशन करने हैं। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट डायनेमिक। इसमें भी आपके दो क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, तो ये थीम आपको समझनी है। ठीक है, आपका पॉलिटी का क्लास हुआ है? अब तक नहीं हुआ है, जब आपका हो गया है ओके, तो कुछ चीजें आप कोरिलेट कर पाओगे। और आफ्टर दिस क्लास आपको जो जो सब्जेक्ट्स आपके हुए हैं अब तक, तो उन सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज आप उठा के एनालाइज करना आज से शुरू कर दीजिए। प्लस जो आज का हमने प्रैक्टिस किया है टू हाईलाइट द कीवर्ड्स, वो भी आपको यहां पर करना चाहिए। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस कैटेगरी में आते हैं। एनालाइज एंड डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ नोशन ऑफ इक्वालिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस एंड इंडिया। तो थीम, सिंगल थीम का ये क्वेश्चन है, इक्वालिटी इन यूएस एंड इंडिया। प्रोसीजर थ्रू विच द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस इलेक्टेड। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कंपैरिजन यहां पर पूछा गया है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी। तो आपको यहां पर सोवेरेनिटी के बारे में पता होना चाहिए, ब्रिटिश अप्रोच क्या है और इंडियन अप्रोच क्या है वो पता होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस ये सिंगल थीम पर बेस्ड होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ये मल्टीपल थीम पर भी हो सकते हैं। जैसे दिस क्वेश्चन, हाउ डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। एक सिंगल थीम है ये, इंडियन पार्लियामेंट का कंट्रोल कैसे है एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर। सेम इसी थीम पर यूपीएससी ने पूछा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछा। हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल द यूनियन एग्जीक्यूटिव, हाउ इफेक्टिव इट इज इट्स कंट्रोल। यहां पर इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें
दो क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन से आपका एक सिंगल थीम होता है, कुछ क्वेश्चन में आपको दो थीम होते हैं, यहां पर दो थीम है। हाउ पार्लियामेंट कंट्रोल्स द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड हाउ इफेक्टिव इट इज, जो कंट्रोल है, तो यहां पर आपको इसके बारे में लिखना है। देन डिस्कस पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, सेम एक ही थीम पर सिंगल लाइन में पूछा है, लेकिन ये 21 का क्वेश्चन आप रीड करो। और इस पे कौन से कीवर्ड्स हाईलाइट होने चाहिए ये मुझे बताओ, लाइव स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स, चलो कमेंट करके बताओ। चलो जल्दी से बताओ, रीड इट। ओके, और ऐसा कौन सा वर्ड है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने स्पेसिफिकली उसको अंडरलाइन या हाईलाइट करना ही चाहिए? इन योर व्यू, मतलब ये आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अपने व्यूज बताने हैं। सो आपके अपने खुद के व्यूज, मतलब आपके पर्सनल व्यूज, ये आपके पर्सनल इमेजिनेशंस नहीं होने चाहिए। आपके व्यूज शुड बी कंसिस्टेंट विद द फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक उसके साथ होने चाहिए। सो इन योर व्यूज, in your view the parliament is able to ensure accountability of the executive in India। तो यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हो सकता है ना कि इन योर व्यू पूछा गया है, इट मींस यूपीएससी आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आपका व्यू, ये हर एस्पिरेंट का एक दूसरे से डिफर भी हो सकता है। हो सकता है कि मेरा व्यू ये हो कि यस पार्लियामेंट इज एबल टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेकिन आपका व्यू ये हो सकता है कि नो, आई डोंट थिंक सो कि पार्लियामेंट इज हैविंग दैट मच कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। आपका व्यू ये हो सकता है कि नो, executives are behaving like a dictator and parliament has no strong check and accountability over the executives। और कोई स्टूडेंट ये कह सकता है कि नो, ऑफ कोर्स we have certain parliamentary tools which ensures the check and balance and accountability। तो यहां पर हर एस्पायरेंट्स के व्यू अलग अलग हो सकते हैं। ऑल यू नीड इज टू जस्टिफाई योर व्यू विथ वैलिड फैक्ट्स एंड केस स्टडीज एंड केस लॉस। ठीक है, इसके इस आंसर के दो अलग अलग थीम हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। यहां पर हो सकता है मेरा व्यू हो कि यस पार्लियामेंट इज इनफ टू कीप स्ट्रॉन्ग चेक एंड अकाउंटेबिलिटी, या फिर वो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बाकी किसी का व्यू हो सकता है कि नो, पार्लियामेंट के पास और ऐसे कुछ प्रोविजन चाहिए जो और स्ट्रांगली चेक एंड बैलेंस या एक अकाउंटेबल बना सके। तो यहां दो व्यूज डिफर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, आप उसको जस्टिफाई कैसे करते हो ये मैटर करता है। अंडरस्टैंड? लाइव स्टूडेंट्स, अब तक का डिस्कस किया हुआ क्लियर है सब कुछ? इसमें कोई डाउट या क्वेरी? अगर सब कुछ क्लियर है तो आज मैं आपको जाते जाते एक होमवर्क दे रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, एपीपीएससी के, एपीएससी के, यूपीएससी के, मेंस में क्या क्वेश्चंस पूछे गए वो देखो। आंसर नहीं लिखना है, केवल कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। कीवर्ड्स को हाईलाइट करके मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाओ, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दो जो लाइव स्टूडेंट्स हैं कि ये कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं। देन आई विल ट्रेन यू कि आप सही मिरर को आइडेंटिफाई कर रहे हो या नहीं। फर्स्ट वी विल डेवलप दैट स्किल, फिर उसके बाद अगला फेज जो हमारा होगा, जिसमें मैं कुछ टॉपर्स के कॉपीज आपके साथ शेयर करूंगा। मैं दिखाऊंगा लाइव क्लास में कि टॉपर्स ने वो आंसर्स कैसे लिखे, और कुछ ऐसे आंसर्स मैं आपको असाइनमेंट के लिए दूंगा कि जो फिर अगले क्लास में हम कंपेयर करेंगे कि टॉपर ने कैसा लिखा है और आपने कैसे लिखा है। बट बिफोर दैट आई विल
ट्रेन यू कि पॉइंटर फॉर्मेट में आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो इसको हम अपकमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, होमवर्क जरूर करना, स्टे ट्यून। ये एक जितना कंसिस्टेंट आप रहोगे उतना अच्छा मास्टरी आंसर राइटिंग में आपको मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेष।